नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र सिंह यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि कीट विज्ञान, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे से बोल रहा हूँ। आज की इस जो चर्चा है उसमें हम बात करेंगे कि बारिश के बाद में कीटक की क्या क्या समस्या अंगूर के बगीचों में हो सकती है। अ, अभी आज 1 जून है और अगले एक हफ्ते के अंदर ज़्यादातर जो अंगूर के विभाग हैं उनमें बारिश शुरू होने के चांसेस हैं। अ, ऐसी परिस्थिति में जैसे ही मानसून की बारिश शुरू होती है या प्री मानसून शावर्स होते हैं तो उसमें जनरली क्या होता है कि सबसे पहली जो समस्या आती है कीटक में वो है कि स्ट्रोमेशियम बारबेटम नामक जो कीट है, स्टेम बोरर है, वो उसके जो वयस्क हैं, प्रौढ़ हैं, वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के बगीचों में अंडे देना शुरू करते हैं। तो उसका कहाँ पर अंडे देते हैं और उसका नियंत्रण कैसे करना है उसकी जानकारी इसमें मिलेगी आपको। फिर खोड़ अली की एक और प्रजाति है दरविशिया कदम्बी, जो लाल रंग का खोड़ अली होता है, जो पहले छाल के नीचे खाता है, जो साल होती है उसके नीचे, और उसके बाद में खोड़ के अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में इन दोनों कीटक के अलावा अली जो है, जो पत्ते खाने वाले अली है, स्पोडोप्टेरा मेनली अंगूर में आती है, तो उसके नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। जैसे ढगाळ वातावरण होता है मई के बाद में और बारिश शुरू होता है तो मिलीबग का प्रादुर्भाव जून महीने के अंदर में एक बार ज़्यादातर अंगूर के विभागों के अंदर में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नासिक एरिया के अंदर फ्ली बिटल उड़दिया जो है उसका प्रादुर्भाव पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो बारिश के महीने में हम क्या कर सकते हैं ताकि फल छांटने के बाद में उड़दिया का प्रादुर्भाव इतना ज़्यादा बगीचे के अंदर में ना आए। तो ये मुख्य बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि जो सबसे प्रमुख समस्या है अंगूर के अंदर में आजकल मुख्यतः पुराने बगीचों में स्ट्रोमेशियम बारबेटम खोड़ अली, इसके बारे में हमारे जो एनआरसी ग्रेप्स का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर में इसके बायोलॉजी और इसके नियंत्रण के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। बारिश के बाद में क्या होता है कि आपको ये पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रोमेशियम बारबेटम का जो अडल्ट है वो कब बाहर निकल रहा है। एक कोरिलेशन हमने देखा कि जिस रात को दीमक जो होती है वाळवी, उसके जो पतंग होते हैं वो घरों में हमारे पास में लाइट के आसपास में आते हैं, तो जिस टाइम वो बाहर निकलते हैं उसी रात को ज़्यादातर जो स्ट्रोमेशियम बारबेटम के वयस्क हैं बाहर निकलते हैं। पुराने बगीचों में अगर इन्फेस्टेड वाइनयार्ड है तो वहाँ से, या पुराने पेड़ हैं आसपास में वहाँ से निकल के वो पुराने बगीचों के अंदर में आते हैं, उनकी जो ढीली छाल होती है उसके नीचे जाके वो छुप जाते हैं। फिर उसके बाद में आज रात को अगर वो निकले हैं तो कल रात से वो अंडे देना शुरू कर देंगे। दिन के टाइम में जो ढीली छाल होती है झाड़ की, उसके नीचे वो बैठे रहते हैं और उसी के नीचे अंडे देते हैं वो। तो अगर आप जैसे बारिश शुरू होती है उस टाइम में अगर आप ढीला छाल निकाल देते हैं पुराने बगीचों में से, तो जो स्ट्रोमेशियम बारबेटम का वयस्क है उसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, बगीचों में वो कम आएगा और अंडे देने के लिए भी छुपी हुई जगह उसे नहीं मिलेगी। दूसरा फायदा साल निकालने का ये है कि जब आप कीटकनाशक का प्रयोग करेंगे खोड़ और लांडा के ऊपर में तो ज़्यादा अच्छा आपको कवरेज मिलेगा इस कीटक को कंट्रोल करने में। पूरे साल में ज़्यादा काम नहीं करना है इसके ऊपर में, सिर्फ 15-20 दिन का जो पीरियड होता है जिस टाइम में इसके जो प्रौढ़ होते हैं स्ट्रोमेशियम के, वो बाहर निकलते हैं और अंडे देते हैं, तो सिर्फ प्रौढ़ को मारने के लिए, अडल्ट को मारने के लिए और उसके अंडे को मारने के लिए हम कीटकनाशक का फवारनी कर सकते हैं। ये छुपता कहाँ पे है? खोड़ और वलांडा के ऊपर में। अंडे कहाँ देता है? खोड़ और वलांडा के ऊपर में। तो पत्तों पे या काड़ियों पे अगर हम फवारनी करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, तो हमको डायरेक्टेड स्प्रे करना है, सिंगल गन लेके पूरा खोड़ और वलांडा को हमको धो के निकालना है। जब इसके अडल्ट बाहर निकलना शुरू हो जाए उसके बाद में हर 3 से 4 दिन के बाद में हमको कीटकनाशक से झाड़ को धो के निकालना है, और 5-6 बार अगर हम इसको धो के निकाल लेंगे तो ये ज़्यादातर अंडे और हम इसके वयस्क को मारने में कामयाब हो सकते हैं। अगर अंडे से बच्चा एक बार बाहर निकल के अंदर चला गया खोड़ में तो उसके बाद में इसका कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अड़ी की अवस्था करीबन 9 महीने तक रहती है, अंदर रह के वो पूरा का पूरा जो पुराना लकड़ी है उसको दीमक की तरह खा जाती है, और एक झाड़ में 100 से ज़्यादा अड़ी भी हो सकते हैं।
पूरी जो खोड़ है उसको मिट्टी के अंदर कन्वर्ट कर देगी। बाहर कोई भूसा नहीं निकलता, कुछ भी नहीं होता, बाहर से कोई लक्षण आपको पता भी नहीं चलेगा। 2 से 3 साल तक जब वो डैमेज होता है बगीचे में, उसके बाद में आपको पहले लक्षण दिखने शुरू होंगे कि आपका बगीचे का प्रोडक्टिविटी कम हो गया, झाड़ कमज़ोर होना शुरू हो गया, जलना शुरू हो गया, पत्ते जलने शुरू हो गए। अगर लवणता पानी में और ज़मीन में ज़्यादा, तो सबसे पहले आपको लवणता के लक्षण दिखाई देंगे। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको कंट्रोल करना, क्योंकि आपको डायरेक्टेड स्प्रे करना है, वो भी बारिश के टाइम में। पर 15 ही दिन काम करना है ज़्यादा, जब उसका अडल्ट बाहर निकलता है। पूरे साल भर हमको इसके लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये 15 दिन अगर हमने मिस कर दिए तो अब उसके बाद में कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये स्ट्रोमेशियम बारबेटम बाहर निकलता है, आपको पता लगाना है। एक आप और भी कर सकते हैं, आपकी लाइट ट्रैप की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। तो बगीचे के बाहर की तरफ में 15 या 20 फीट दूर ज़मीन के पास में एक लाइट ट्रैप लगा के रखिए। तो उसके जो कुछ अडल्ट हैं उसके अंदर लाइट ट्रैप के अंदर जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि अडल्ट जो है स्ट्रोमेशियम का वो कब बाहर निकल रहा है। तो फिर आप स्प्रे करने का अपना डिसीजन ले सकते हैं बगीचे के अंदर में। कुछ बायोलॉजिकल हैं वो भी काम करते हैं, जैसे मेटारिजियम और बिवेरिया भी है, इसके ऊपर में थोड़ा बहुत काम करता है। तो इनका भी, मेटारिजियम का भी एप्लीकेशन आप बीज के अंदर में 1-2 बार कर सकते हैं। ये स्ट्रोमेशियम के बारे में। पर हाँ, केमिकल क्या क्या हैं जो इस पे काम करते हैं। लैम्डा साइलोथ्रिन वयस्क और अंडे दोनों के ऊपर काम करता है। इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल दोनों सिर्फ वयस्क पे काम करते हैं, अंडे पे सिर्फ 20 से 30% तक काम करते हैं, इससे ज़्यादा अंडे के ऊपर में काम नहीं करते वो। तो ये तीनों केमिकल हैं जिनका लेबल क्लेम अंगूर के अंदर में है प्रयोग में लेने के लिए। तो इनका एप्लीकेशन आप फवारनी के प्रमाण का जो होता है वो सेम डोज के ऊपर में खोड और लांडा दोने के लिए कर सकते हैं। ये स्ट्रोमेशियम बारबेटम के बारे में। फिर एक प्रजाति जो कि लाल रंग का खोड़ अली है, जो साल के नीचे खाता है, उसके अंडे देने की प्रक्रिया भी जून और मुख्यतः जुलाई के अंदर में शुरू हो जाएगा। और जुलाई के लास्ट में, अगस्त के अंदर आप देखेंगे कि साल के नीचे छोटे छोटे आपको लाल रंग के अली खाते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी डेंजरस प्रजाति है, 1 साल में ही पौधे की उत्पादकता को कम कर सकता है ये। स्ट्रोमेशियम की तरह 2-3 साल बाद में नहीं होता है इसका, और अगले साल से आपको उत्पादकता में फ़र्क दिखाई देने लग जाएगा इससे। करना क्या है इसका कंट्रोल, की जो आपने साल निकाला है तो सेम चीज़ इसके ऊपर भी मदद करेगा। अगर जिन बगीचों में ढीला साल नहीं होता उसमें ये अंडे देने के लिए नहीं आएगा। इसका पतंग होता है, इसका मृग नहीं होता। एक और एडवांटेज क्या है कि लाइट ट्रैप अगर आपने लगा के रखा है तो लाइट ट्रैप की तरफ में काफ़ी अच्छे तरीके से आकर्षित होते हैं इसके पतंग, और वहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाएंगे। लाइट ट्रैप लगा के जो स्ट्रोमेशियम का स्टर्म बोरर है उसको हम अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, पर इस प्रजाति का जो पतंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बगीचे में अंडे देने की बजाय वो बगीचे के बाहर में जो लाइट ट्रैप लगा रखा है उसमें जाके वो कंट्रोल हो जाएगा। और क्या करना है, ड्रविशिया कदम्बी जो लाल रंग का खोड़ अली है उसको कंट्रोल करने के लिए कि हर 15-20 दिन या महीने में एक बार हम मेटारीजियम से पूरा खोड़ वाले अंडे को अच्छे तरीके से धो के निकाल लीजिए। तो ये प्रिवेंटिव एप्लीकेशन है, आपके बगीचे में मदद करेगा। बहुत सारे फायदे होंगे इसके मेटारीजियम को। आपका जो लाल रंग का खोड़ अली है वो कंट्रोल होगा, मिलीबग, मूंगे, जो उड़दिया है वो भी कंट्रोल होने में आपको मदद मिलेगी। तो बगीचे के अंदर में इसका प्रादुर्भाव बढ़ता, इसका जो संख्या है मेटारिज्म की धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, और ज़्यादातर जो कीटक हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी बगीचे में। तो एक हैबिट बना के रखिए कि बारिश के महीने के अंदर में हमको ढीला साल निकाल के मेटारिज्म का खोड़ लांडा धोने का प्रिवेंटिव एप्लीकेशन लेना है। अगर मिलीबग की समस्या है तो आप वर्टिसिलियम भी इसके अंदर में मिक्स कर सकते हैं, और वो भी आप खोड़ लांडा धोने के लिए काम में ले सकते हैं। तो मिलीबग का आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट दिखाई देगा। नॉर्मली क्या होता है कि अप्रैल और मई के महीने में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो मिलीबग की पॉपुलेशन कम हो जाती है। ज़्यादातर मिलीबग जो एक्सपोज्ड एरिया में होता है, खुले में होता है, मर जाता है। फिर जो साल के नीचे मिलीबग होता है, अंडे होते हैं, वो थोड़े बहुत आपको जिंदा दिखाई देंगे। जैसे ही मई के लास्ट में ढगाल वातावरण होता है नॉर्मल ईयर के अंदर में, और बारिश शुरू होती है तो एकदम से मिलीबग बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस साल तापमान इतना कम गया नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी नहीं, तो मिलीबग कुछ विभागों में अप्रैल मई के अंदर में भी काफ़ी संख्या में दिखाई दे रहा था। पर अगर नहीं था तो अभी बढ़ना शुरू हो सकता है मिलीबग, तो ध्यान रखिएगा। मिलीबग कंट्रोल करने के लिए बारिश के महीने में किसी भी रासायनिक कीटनाशक स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। महीने 1.5 महीने में ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है बगीचे के अंदर में तो मिलीबग अपने आप से नेचुरल एनिमीज जो होते हैं उनसे कंट्रोल हो जाएगा।
और ये कंट्रोल आपको लंबे टाइम तक दिखाई देगा। तो बगीचे में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करके, मेनली ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक का प्रयोग करके, वो जो संतुलन है मिलीबग का उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना। तो मिलीबग का प्रादुर्भाव अगर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है तो आप वेट कर सकते हैं, या मेटारिजियम का एप्लीकेशन है वो आप कर सकते हैं, वर्टिसिलियम उसमें मिक्स कर सकते हैं, तो उससे मिलीबग आपका अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। साथ ही साथ मूंगे कंट्रोल हो जाएंगे जो मिलीबग की प्रादुर्भाव को बढ़ाते हैं। फिर एक समस्या क्या है कि गर्मी के टाइम में तन के ऊपर में एक मिलीबग आता है। वो मिलीबग कौन सा है? वो है फिनेकोकस सोलेनोप्सिस, जो कि कपास के अंदर आता है। जो जसवंत है उसके ऊपर में आता है। तन होते हैं जैसे कांग्रेस घास या बाकी जो तन बगीचे के अंदर होते हैं उसके अंदर रहता है। वो मिलीबग आपको तन पे दिखाई देगा, पर झाड़ के ऊपर में अंगूर के झाड़ के ऊपर में आपको दिखाई नहीं देगा। जब आप तन निकालेंगे तो ये जो मिलीबग है ये झाड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। झाड़ के साथ साथ में जो आपका ट्रेलिसिस है, एंगल आयरन एलोय का है, उसके ऊपर में भी ये आपको दिखाई देगा। तो इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिनोकोकस सोलेनोप्सिस जो मिलीबग की प्रजाति है वो अंगूर के अंदर में अच्छे तरीके से कॉलोनाइज नहीं करती। 15 या 20 दिन के अंदर में पूरा का पूरा मिलीबग अपने आप से ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने तन निकाला, आपके बगीचे के अंदर के जो मिलीबग है तन वाला झाड़ के ऊपर जा रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप की फ़ोटो भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फोटोग्राफ, तो मैं आपको बता दूंगा कि यही वो मिलीबग की प्रजाति है या नहीं। बाकी आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, फोटोज़, गूगल फोटोज़ में जाके फेनाकोकस सोलेनोप्सिस इसका नाम है। तो इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसका फ़ोटो कैसा है, दिखाई कैसे देता है, आपको पता चल जाएगा। फिर समस्या है जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो बगीचों में अड़ी का प्रादुर्भाव, कैटरपिलर जो है, पान खाने वाले जो अड़ी होते हैं, उनका प्रादुर्भाव आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लाइट ट्रैप अगर आपने लगा के रखा है तो बेस्ट तरीका है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड है कि अड़ी को कंट्रोल करने के लिए। जितने भी पतंग हैं वो ज़्यादातर आपके बगीचे के बार में जो लाइट ट्रैप लगा हुआ है वो उसमें जाके ख़त्म हो जाएंगे। आपको कोई ज़्यादा एप्लीकेशन, ज़्यादा फवारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पॉपुलेशन अभी अगर आपने बारिश के टाइम में कंट्रोल कर ली तो जो फल छांटने के बाद में आपका इसका कैटरपिलर का जो प्रादुर्भाव होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इतना ज़्यादा आपको कैटरपिलर वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कैटरपिलर काफ़ी है बगीचों में, तो जो केमिकल काम करते हैं वो है इमामेक्टिन बेंजोएट, फिप्रोनिल, साइंट्रेनिलिप्रोल, ये तीनों केमिकल अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर स्पिनोटेराम का लेवल क्लेम मिल जाता है अंगूर के लिए तो वो भी अच्छे तरीके से इस पर काम करता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही कुछ बायोलॉजिकल हैं जैसे कि एनपीवी, वो काम करता है इस पर अच्छे तरीके से। स्पोडोल्योर जो है फिरोमोन ट्रैप आता है वो भी इस पर काम करता है। तो बहुत सारे मेथड हैं इसको कंट्रोल करने के लिए और जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, पर लाइट ट्रैप जरूर लगा के रखिए, उससे अपने आप जो प्रादुर्भाव है अड़ी का वो अपने आप से बगीचों में कम हो जाएगा आपके। यही लाइट ट्रैप बाद में जब आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में तुड़तुड़े का प्रादुर्भाव होता है उसको भी कंट्रोल करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो एक हैबिट, एक प्रैक्टिस बना के रखिए कि बगीचे के बार में आपको हर कम से कम 2 या 3 एकड़ के लिए एक अच्छा जो सोलर वाला लाइट ट्रैप होता है वो आप लगा के रखिए। अपने आप से ऑन होगा, अपने आप से ऑफ होगा, कोई भी आपको मेहनत करने की उस पर ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। फिर लास्ट जो है हमारा जो डिस्कस करना है वो एस्पेक्ट है उड़दिया का। उड़दिया के लिए हम क्या कर सकते हैं? नासिक विभाग के अंदर में उड़दिया का प्रादुर्भाव पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ रहा है और ज़्यादातर स्प्रे करने के बाद भी फार्मर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको अच्छा कंट्रोल नहीं मिल पा रहा। कारण क्या है कि उड़दिया के जो बच्चे हैं वो ज़मीन के अंदर रहते हैं और जब हम फवारनी करते हैं ऊपर की तरफ तो ऊपर जो उड़दिया होता है वो कंट्रोल हो जाता है, पर ज़मीन में जो बच्चे हैं उनसे उड़दिया नए निकलते रहते हैं, जो बीटल होता है वो और निकलता रहेगा। केमिकल का असर 2 या 3 दिन तक रहेगा, उसके बाद में जो नए निकलेंगे उसके ऊपर में वो केमिकल काम नहीं करेगा, तो आपको फिर से फवारनी करनी पड़ेगी। तो ये कंटिन्यूस साइकिल चलता रहेगा। इसको ब्रेक करने के लिए क्या कर सकते हैं आप कि जो ज़मीन में बच्चे हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। बारिश के महीने में जब तन बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी होती है, मिट्टी गीली होती है, ऑर्गेनिक मैटर होता है ज़मीन के अंदर में, तो उड़दिया के बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से फैलते हैं ज़मीन के अंदर में, काफ़ी अच्छा रिप्रोडक्शन होता है। अगर ज़मीन के अंदर में हमने महीने में एक बार भी ड्रिप के थ्रू मेटारिजियम से सोइल ड्रेंचिंग कर दिया
तो आपको काफ़ी हद तक इसका जो बच्चे हैं उनको मारने के अंदर, उड़दिया के बच्चों को मारने में आपको मदद मिलेगी। तो फल छांटने के टाइम में जब आप जाएंगे उस टाइम में उड़दिया का प्रादुर्भाव आपको कम दिखाई देगा। तो ये हमने मुख्य बातें डिस्कस की बारिश के महीने में। अभी जब बारिश शुरू है हमको क्या क्या ध्यान देना है। स्ट्रोमेशियम का पतंग है वो बाहर निकलेगा, साल निकालना है हमको क्योंकि साल के नीचे वो छुपता है और उसके नीचे अंडे देता है। फिर हर 3 से 4 दिन में बदल बदल के हमको कीटनाशक का फवारनी करना है। जो लाल रंग का खोडली है दरविशिया कदम्बी, वो अंडे देना शुरू कर देगा। प्रोबली वो जून के लास्ट में शुरू करेगा या जुलाई के अंदर में। जुलाई और अगस्त के अंदर में आपको साल के नीचे अड़ी खाता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी अगर आपने साल ढीला साल निकाल के रखा है तो ये ज़्यादा बगीचे में नहीं आएगा। और प्रिवेंटिव एप्लीकेशन अगर आप मेटारिज्म का खोड अंडा धो रहे हैं तो इससे ये कंट्रोल हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इसका कंट्रोल आपको नहीं मिल पाया तो आप क्या कर सकते हैं कि लेमडा साइलोथ्रिन 2.5 मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से इसकी अड़ी को मारने में प्रभावी है, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। पर रिकमेंडेड डोज से ये 5 टाइम्स ज़्यादा डोज है जो कि हमारा वाइनयार्ड इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। बाकी ज़्यादातर कीटनाशक इस लाल रंग की खोडली के ऊपर में काम नहीं करते। रिकमेंडेड डोज पे तो कोई भी कीटनाशक काम नहीं करता, पर कुछ कीटनाशक हैं जो कि काम करते हैं लेमडा सेलोथ्रिन के अलावा, पर वो हम रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनका लेबल क्लेम नहीं है। फिर हमने बात किया अड़ी के बारे में, मिलीबग के बारे में, कैसे उनको कंट्रोल करना है बगीचों के अंदर में। और उड़दिया जो है उसके ऊपर में हमको अभी से काम शुरू करना है, मुख्यतः नासिक विभाग के अंदर में उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये मुख्य बातें कीट नियंत्रण की जो हमको बारिश के महीने के अंदर में ध्यान देनी है। आशा है अच्छे से आप मैनेज करेंगे। और कोरोना का भी प्रकोप चल रहा है, खुद को सेफ रखिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।